तो अब इसका क्या कसूर था, इसका क्या कसूर था फिर? ये क्यों डिके हो रहा है? कार्बन 14 क्यों डिके हो रहा है? कार्बन 14 क्यों डिके हो रहा है? यानी कि नाइट्रोजन 14 ये बनाता है, नाइट्रोजन बना देता है, ये क्यों डिके हो रहा है? ऐसा बुक में रिएक्शन देखा होगा। फिर ये क्यों कर रहा है? इस बेचारे का क्या कसूर? इसमें इतने प्रोटॉन भी नहीं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन एंटी न्यूट्रिनो एमिटेड। ये पागल कर देगी ये बात, मुझे भी कर दिया था। बहुत मसला हो रहा है, क्यों एमिट हो रहे हैं? वाई। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फा डिके बीटा डिके। सर आप इससे पहले 2 वीडियोस में कह चुके हो, तो कितना इसमें आप और रखेंगे? देखें, इस दफ़ा तो हम पढ़ने ही वाले, क्योंकि यहाँ पिछले वीडियो में मैंने ये ज़रूरी समझा कि न्यूक्लियर रेडियोएक्टिविटी होती क्यों है और किस वजह से होती है, ये वजूहात वहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। इससे पहले क्लास 10 में आपने ये पढ़ा होगा अल्फा डिके बीटा डिके का टॉपिक, आपको वहाँ रीजंस नहीं बतलाए जाते कि क्यों है। हालांकि आपकी इस बुक में भी नहीं है, लेकिन मैंने बताए हैं ताकि आपका कोई ऐसे वो यानी कि कन्फ्यूजन ना रहे किसी चीज़ को लेके। लेकिन इससे पिछले वाला लेक्चर किसी ने नहीं देखा तो फिर भी समझ आने वाली है, टेंशन मत लो। मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ साथ साथ वो वाली चीज़ें भी, तो काफ़ी चीज़ें आप वो ना देखने के बावजूद भी ये समझोगे। अगर देखा तो और अच्छा है आपके लिए, ऐसा नहीं नुकसान नहीं है। तो कहीं से नॉलेज गेन करना नुकसान नहीं हो सकता। तो अब आते हैं जी क्या, अब एक और चीज़ बताते जाऊँ यहाँ पे। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस भी करने वाले, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ आपके लिए नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर लिखते हो तो और अच्छा है, क्योंकि हर बात जो मैं यहाँ पे कह चुका होता हूँ वो कुछ बातें मिसिंग भी हो सकती हैं नोट्स में। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको मिलती है, तो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना हो तो साथ लिख लीजिए। तो बात करते हैं जहाँ पे अल्फा डिके बीटा डिके। लेकिन फिर मैं कहूँगा रीकैप तो होना चाहिए प्रीवियस टॉपिक का, तो बिफोर इट वी हैव टू रीकैप, यानी इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का जो ग्राफ है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस ग्राफ को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा और आपको आगे चला जाता हूँ। अब ये ग्राफ है, इसमें हमने एक एक्सिस के अलांग क्या लिया है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिए। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन तो होते हैं किसी, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ही डिस्कशन होगी। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन को तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो बाहर शेल में है। हाँ, न्यूक्लियर डिके के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, तो फिर उसको जरूर पढ़ा जाता है। तो यहाँ एक्स एक्सिस के अलांग मैंने क्या लिया है? नंबर ऑफ प्रोटॉन लिए, और वाई एक्सिस के अलांग क्या लिया है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिए। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ आ गई। इसका मतलब है 10 प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन, 30 प्रोटॉन, 40 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन नंबर क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम Z कह सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर कहा जा सकता है। यस, एटॉमिक नंबर कहा जा सकता है। तो मतलब ये Z है, एटॉमिक नंबर है, और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे ये लाइनें क्या है, इसका इनका क्या काम है बच्चों? देखें यहाँ पे ये लाइन शो कर रही है, ये सीधी लाइन नहीं, ये सीधी लाइन जहां तक है, ये रोड यहां तक सीधा है। ये रोड तो नहीं कह सकते हो, लाइन कह सको। ये लाइन है, ये लाइन है, जिसे हम क्या कहते हैं? ये स्टेबिलिटी लाइन। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? स्टेबिलिटी लाइन। सर इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी लाइन इसका मतलब क्या है? और इसके बाद इसके पास पास में जो डॉट्स बनाए हैं इनका मतलब क्या है? ये और न्यूक्लियाइड्स है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स को शो कर रहे हैं। ये क्या है बच्चों? अनस्टेबल है, अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स है। न्यूक्लियाई नहीं बोला, न्यूक्लियाइड्स बोला। मतलब ये जो डार्ट बनाए ये अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स है। तो कहना ये चाहूंगा कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स है वो हमेशा डिके होना चाहते हैं। यस, जो स्टेबल है, अब मैंने बताया था कितने स्टेबल कितने अनस्टेबल, ये भी पीछे वीडियो में डिस्कस किया है आपको। तो यहाँ पे मैंने कहा अनस्टेबल जो न्यूक्लियाइड्स रहते हैं इस नेचर के अंदर, वो हमेशा डिके होकर स्टेबल होना चाहते हैं। अब सर स्टेबिलिटी लाइन का क्या काम है ये बताएं? स्टेबिलिटी लाइन का काम ये है बच्चों कि जो स्टेबिलिटी लाइन है उसके पास जाना चाहते हैं डिके होकर के। मतलब ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है कोई, ये अनस्टेबल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे ऊपर होने का मतलब क्या होगा? ऊपर इधर होने का मतलब इधर नीचे आ जाओ, यानी कि 70 पे आता है, या इधर चले जाओ 90 पे चला जाएगा। मतलब क्या होगा? यानी कि एटॉमिक नंबर 90 होगा। मतलब अगर किसी को जो डार्ट है वो इधर नीचे आ रहा है, किसी का डार्ट इधर नीचे आ रहा है, तो मतलब एटॉमिक नंबर 90 होगा उसका, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 90, 100, यही चीजें हो सकती है। ये चीजें मतलब ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और ज्यादा ये नंबर्स वगैरह रह सकते हैं। सही है, इतनी बात समझ आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो अनस्टेबल है वो यहाँ पे जो न्यूक्लियाइड्स रहेंगे इनका मेस नंबर, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, और यहाँ पे जिनका मेस नंबर या एटॉमिक नंबर कम है वो यहाँ पे लाई कर रहे होंगे। तो आपने देखे होंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसे जिसमें कम न्यूक्लियाई, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है वो भी अनस्टेबल होते हैं, वो भी न्यूक्लियर डिके का प्रोसेस कर रहे होते हैं, रेडियोएक्टिविटी का प्रोसेस कर रहे होते हैं। और जिनका नंबर बहुत ज्यादा है
तो वहां पे भी क्या हो जाता है, न्यूक्लियर डिके का प्रोसेस करते हैं। लेकिन एक चीज कंफ्यूजन आपको हमेशा बचपन से होती चली आ रही होगी, वो क्या कि आपने 10th क्लास में पढ़ा, वो ये कि टीचर पढ़ा देते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 80 होता है वो अनस्टेबल होते हैं, उनके अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से वो अनस्टेबल होते हैं, फिर वो डिके न्यूक्लियर डिके नहीं। तो अब इसका क्या कसूर था, इसका क्या कसूर था, फिर ये क्यों डिके हो रहा है, कार्बन 14 क्यों डिके हो रहा है, कार्बन 14 क्यों डिके हो रहा है, यानी कि नाइट्रोजन 14 ये बनाता है, नाइट्रोजन बना देता है, ये क्यों डिके हो रहा है, ऐसा बुक में रिएक्शन देखा होगा। फिर ये क्यों कर रहा है, इस बेचारे का क्या कसूर, इसमें इतने प्रोटॉन भी नहीं, न्यूट्रॉन भी नहीं है, अगर प्रोटॉन यहाँ पे ले लो बच्चों 6 है, न्यूट्रॉन ले लो 7 है, लेकिन इसका क्या कसूर, ये क्यों डिके हो रहा है, ये सब चीजें यहाँ समझ आने वाली है आपको। जस्ट ये क्यों डिके हुआ, एक बड़ा का तो समझ आ गया आपको, प्रोटॉन ज्यादा, लेकिन मैंने ये बात कही थी पिछले वाली वीडियो के अंदर कि प्रोटॉन ज्यादा होने से डिपेंड नहीं करता, क्या फैक्टर्स है वो डिटेल में हम वहां डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर ये वीडियो देख के आपको काफी सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है सर, तो स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियाई है ये सब, ग्रीन वाले क्या है अनस्टेबल, और रेड ब्लैक लाइन क्या है, ये ब्लैक लाइन सीधी जा रही है, इस सीधी ब्लैक लाइन का मतलब ये है ये बीचों बीच है। यस, जो एटम इस लाइन में लाई करेगा सीधी लाइन, उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, यही मतलब है ना। देखो कोई लाइन बिल्कुल ग्राफ वगैरह पड़े होंगे ना, बीच में से जाती है तो बोलते हो आप ये बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट जा रहा है, तो बराबर जा रहा है, इक्वल जा रहा है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन को क्या कहा जाता है, जेड कहा जाता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू जेड होता है इस लाइन में। यस, ये याद रखो, ये बात सही है सर। अब आ जाओ और बात, ये लाइन क्या है सर, इसका राज नहीं बताएंगे, ये स्टेबिलिटी लाइन है। जो भी न्यूक्लियाइड इस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो हमेशा इस काली लाइन में लाई करेंगे। यस, इस काली लाइन में लाई करेंगे, जो भी यहां मौजूद होगा वो हमेशा स्टेबल न्यूक्लियाइड कहलाता है, और बाकी अनस्टेबल वाले इस लाइन के पास जाना चाहते हैं, डिके होकर के इस लाइन के पास या इस लाइन के ऊपर अपनी रेशो, अब इस लाइन की है तो लाइन की एक रेशो होगी। अब रेशो क्या होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय प्रोटॉन। कंफ्यूज मत हो, ये पिछले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा था, लेकिन यहां फिर भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत ले। जैसे अब आ जाओ, एग्जाम्पल लेके समझेंगे, मोटा मोटा आगे खुद समझ आता जाएगा, टेंशन मत लेना। तो यहाँ ये स्टेबिलिटी लाइन है। देखो एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसकी, क्लास में एक टॉपर बच्चा होता है, ठीक है, टॉपर बच्चा होता है, तो अब बाकी लड़के क्या करते हैं कि उस टॉपर जैसे पढ़ना चाहते हैं या उस टॉपर जैसा बनना चाहते हैं। ठीक, तो क्यों बनना चाहते हैं, वो टॉपर बच्चा स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है, मतलब पढ़ाई के लिहाज से स्टेबल है। इस तरह माशरे में कोई बंदा अच्छी इनकम वाला है तो कहते हैं वो स्टेबल है, उस जैसा बनना चाहते हैं। तो यहां पे जो स्टेबल है उसकी तरफ हो जाना चाहते हैं, यानी कि बाकी ये जो डाट है अनस्टेबल है, तो ये अनस्टेबल स्टेबल वाले लाइन में चले जाना चाहते हैं। जब वो स्टेबल लाइन में चले जाएंगे तो वो भी स्टेबिलिटी अपनी गेन करेंगे। अब जा रहे होंगे, मैं बता रहा हूं, अब उसके लिए क्या जानना जरूरी है आपके लिए, उसके लिए क्या जानना जरूरी है, एक चीज देखें, जो भी इस लाइन से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ जेड क्या है, बराबर है, यहां पे जेड और एन बराबर है, तो इससे नीचे बोलो तो इस तरफ, हाँ, नंबर ऑफ बिलो, हाँ जी बिलो ना, बिलो क्या रहेंगे बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकते हैं, इनके पास प्रोटॉन ज्यादा हो सकते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे जो इस लाइन से नीचे होंगे। मतलब एक न्यूक्लियाई यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक यहां, तो इनके पास प्रोटॉन ज्यादा हो सकते हैं। अब ऐसा मत सोचो कि नेचर में हमेशा प्रोटॉन ज्यादा होते हैं न्यूट्रॉन से, या ऐसा मत सोचो कि न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से। अब को ऐसा लग सकता है कि प्रोटॉन की तादाद हमेशा ज्यादा होती, नहीं, ऐसे भी न्यूक्लियाई है जहां पे प्रोटॉन ज्यादा है न्यूट्रॉन कम है। यस, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, तो होते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप, ऐसे ही होते हैं, समझ गए। तो यहां पे क्या रहते हैं, बाकी वो केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, लगभग 3400 के आसपास एलिमेंट्स है टेबल में, तो आप थोड़े से देखते होंगे, तो अगर सारे मिलाओ तो इतने कुछ है, समझ गए। वो पिछले वाले मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा था। तो यहां पे जो होंगे उनके पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे, जो इस लाइन से इधर लाई करेंगे इस तरफ, उसके पास
अबव जो लाई करेंगे बच्चों, उनके पास ग्रेटर नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। मुझको कुछ नहीं समझ आ रही सर, क्या कह रहे हैं, समझो ना। इस लाइन से ऊपर क्या हो सकते हैं, ये लाइन दरमियान है बिल्कुल, यानी कि ये वो दरमियानी रास्ता है, यहाँ इक्वली है। इससे ऊपर चलो प्रोटॉन ज्यादा, इससे नीचे चलो ऊपर चलो न्यूट्रॉन ज्यादा, नीचे चलो प्रोटॉन ज्यादा। ठीक है जी, वेस्ट नहीं हो रहा आपका टाइम, समझ आएगी आगे चीजें, समझ आएगी इससे। मैं बताऊँ क्यों ये कार्बन 14 जो है ना बेचारा, इसको डिके होना पड़ रहा है, कार्बन 16 को क्यों नहीं होना पड़ रहा है, ये चीजें समझ आएगी आपको यहाँ पे। अदरवाइज मैं डायरेक्ट पढ़ा दूं तो वही कंफ्यूजन रहेगी जो आप पहले पढ़ते आ रहे हो, तो कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, क्या कहते हो। तो देखें सर, आ जाओ आ जाओ, अब ग्रेटर होंगे। अब मैंने यहाँ एक बात कही थी कि ये जो अनस्टेबल है, क्या मैं कह रहा हूं, अनस्टेबल है, वो स्टेबल होना चाहते हैं, तो उसको अपनी रेशो सेट करनी पड़ेगी, रेशो सेट करनी पड़ेगी, मतलब एक नंबर ऑफ प्रोटॉन की रेशो, नंबर ऑफ प्रोटॉन टू रेशो। अब ये देखा गया है बच्चों, ये देखा गया है छोटे वाले नंबर्स जो हैं, छोटे एटॉमिक नंबर वाले, छोटे एटॉमिक नंबर कितना हो सकता है, बोलो 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 बोलो, छोटे एटॉमिक नंबर 20 तक। जिनका एटॉमिक नंबर 20 है, 20 के आसपास है या 20 से कम है, Z जिनका क्या है बच्चों, लेस है या इक्वल है 20 से, 20 के आसपास इक्वल है जिनका एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर 20 या 20 से कम है, वो हमेशा अपनी नंबर ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो 1 बना के अपने आप को महफूज बना देते हैं, अपने आप को स्टेबल बना देते हैं। यस, नंबर ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो 1 बना के अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। ये मैंने एग्जांपल्स वहां पिछली वाली वीडियो में दिए। जैसे यही है, कार्बन 14 है, इससे ये नाइट्रोजन बनता है। तो अब कार्बन के प्रोटॉन न्यूट्रॉन ले लो तो 7 है, प्रोटॉन ले लो तो 6 है, समझिए बच्चों। तो अब n/p करोगे, या n/z भी बोलते हैं इसको, p को z बोलेंगे, n यानी 7/6 करोगे, कैलकुलेटर मारो, कैलकुलेटर क्या हो जाएगा इससे, इससे क्या हो जाएगा बच्चों, 1.16 आएगा, रेशो ये आएगी, चेक करना। अब अगर इसकी रेशो निकालो जो बाद में बना है, डाटर न्यूक्लियाई, इसको पेरेंट न्यूक्लियाई, इसको डाटर कहा जाता है, जो बाद में बना है बच्चों, इसमें अगर आप चेक करना चाहें, प्रोटॉन्स होते हैं 7, न्यूट्रॉन्स होते हैं 7। तो इनमें अगर n/p करोगे बच्चों तो क्या आना है आपके लिए कुछ नहीं, 1 आएगा। तो 1 है, तो मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसमें n और z बराबर होते हैं, और इस लाइन को क्या कहा जाता है, 1। इस लाइन में n/p की रेशो क्या होती है बच्चों, यहां से यहां तक, ज्यादा आगे नहीं, आगे जाके चेंज हो जाता है, इसका पैटर्न चेंज होता है। सर ये कैसे पता चला, अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करना, ये कैसे पता चला, ये एक्सपेरिमेंटली तजर्बा किया गया है, तजर्बा करते रहे तो तभी ये पता चलता है, हर एक को तजर्बा। ऐसे वॉलंटियर लोग होते हैं जो इन चीज़ों में अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर देते हैं। आपने तो सिर्फ पढ़ना है, तो ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज़ों में अपना दिमाग खपाते हैं। तो आपको सिर्फ समझना ही तो है, और क्या है, आपने इसे एक्सपेरिमेंट थोड़ी करना है। तो ये एक्सपेरिमेंटली पता चला है। तो n/p यहाँ से यहाँ तक, जिनकी n/p 1 हो जाता है ना, वो स्टेबल हो जाते हैं। सर यहाँ तो इसने इसको स्टेबल बना दिया। सर कार्बन 16 का 12 का करके चेक करें, कार्बन 12 क्यों नहीं हो रहा है रेडिएक्टिव, क्योंकि ये स्टेबल है। इसका n बोलो तो 6, p बोलो तो 6, तो इसमें n/p करो बच्चों, क्या आ रहा है, 6/6, 1 है। तो मतलब एक तो क्या, अब हर एक के लिए ये नहीं करके नहीं चेक कर सकते हो। जिनका एटॉमिक नंबर है ना Z 20 से कम है, उनके लिए ये फार्मूला लगा के चेक कर सकते हो। उनके लिए जो भी रेडिएक्टिव हो रहेगा या जो भी स्टेबल रहेगा, उसकी रेशो ये आएगी। जो भी रेडिएक्टिव से डिके होगा, डिके होने के बाद जो बना रहा होगा, ध्यान से, ये बात बहुत कंफ्यूज कर रही है आपको। चेक करो 1 से लेके 20 तक, जो कोई एलिमेंट ऐसा मिले जिनका n/p 1 आ रहा है, तो वो स्टेबल है। अब फिर और चेक करो, जो कोई एलिमेंट ऐसा मिले जिनका n/p चेक करने के बाद 1 से ज्यादा आ रहा है या 1 से कम आ रहा है, ज्यादा भी आ सकता है, ज्यादा आने का मतलब ऊपर लाई कर रहा है, इस तरफ होगा, ये 1 है ना, ये लाइन 1 की है, तो ज्यादा आने का मतलब इधर। अब आगे एग्जांपल्स में समझ आऊंगा, ऐसी चीजें आएंगी, अब यहाँ पे डिस्कस करके तो खत्म नहीं करना। कम आएगा तो नीचे चला जाएगा, समझ गए, तो कम आएगा तो नीचे चला जाएगा। तो n/p डिपेंड करती है बच्चों, n/p 1 आएगी तो आप समझ जाओ कि
120 तक, जिनका एटॉमिक नंबर 20 है, वहां तक n/p 1 आने के बाद वो अपने आप को सेफ फील करते हैं, यानी कि स्टेबल फील करते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं। समझ गए? अब ऊपर चले जाओ, ऊपर जाते जाते ये चीज बदल जाती है बच्चों। ऊपर कहां तक बदलती है मैं ये सिर्फ ये बताऊंगा, ये चीज आपने अच्छे से पकड़ ली है ना, ऊपर मैं सिर्फ रेशो बताऊंगा, ये आती है उनके लिए, तो आप क्लिक कर जाओगे। सही है सर? तो देखें, इससे ऊपर ये चीज बदली है 60 तक लगभग। पिछले लेक्चर में मैंने ये बात नहीं की थी, लेकिन अभी कर रहा हूं। सही है? 60 तक, ये 60 तक, थोड़ा ग्राफ में उधर उधर हो सकता है। ये जो 60 तक है उनका जो है, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा हो, 21 हो, 22, उससे लेके 60 से कम हो, 60 से कम हो, 20 से ज्यादा, मैथ तो आती है ना, ये 20 से ज्यादा 60 से कम, उनके लिए बच्चों, उनके लिए जो n/p की रेशो होगी वो 1.27 होगी। हाँ जी, नजर आ रहा है क्या? नजर तो आ नहीं रहा सर। जिनके लिए ऊपर ये वाली लाइन, यहां पे कोई जो लाई करेगा यहां पे इसमें, तो उनके लिए n/p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1.27। यानी कि जिनकी 1.27 होगी ना, वो यहां पे लाई कर रहे होंगे इस स्टेबिलिटी लाइन में, या 1.27 के पास पास आ रहे होंगे, इस जितनी बना रहे होंगे अपनी क्या, n/p की रेशो। जिनकी रेशो निकालते जाओ ऊपर फिर से, जिनकी रेशो ये आती है तो मान समझो वो स्टेबल है, जिसकी रेशो ये नहीं है तो वो रेडिएक्टिविटी करेंगे, वो डिके होना चाहेंगे, स्टेबल डिके होके ये बनाना चाहेंगे अपनी, वो क्या कहते हैं उसको, अपनी n/p की रेशो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, ये बनाएंगे तो फिर वो अपने आप को स्टेबल फील करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो स्टेबिलिटी इसीलिए होती है। यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है सर, ये तो बहुत अजीब अजीब बातें हो रही है। ठीक है, हाँ अभी पता चल जाएगा, अभी कार्बन 14 क्यों रेडिएक्टिव है पता चल रहा है ना। अब आगे और बातें भी आपको समझाने वाला हूं मैं। क्या क्या समझाने वाला हूं कि देखो, बीटा डीके के अंदर से इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, कभी पॉजिट्रॉन निकलता है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब बातें समझ आएगी आपको इस लेक्चर के अंदर। थोड़ा लेंथी जाएगा, लेकिन सब्र करके लेक्चर सुनते रहना। अब आ जाओ, ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ। काफी मुश्किल आप समझो उसको, टॉपिक को, तो मुश्किल ही रहेगा। अब आ जाए ऊपर, ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ। इसके लिए कुछ और है बच्चों, इसके लिए कुछ और है। तो यहां पे जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर हो 60 से, 60 से ऊपर, उनके लिए n/p की रेशो बच्चों 1.6 के आसपास होती है, जैसे या 1.51 लिखते हैं कई बुक्स, या 1.6 के आसपास होगी। जिनका मेस नंबर यानी कि 60 से ऊपर, 90, 100 जो भी है, वो इतनी बनाते हैं लगभग इसके आसपास, तो वो अपने आप को स्टेबल फील करते हैं। तो एक और चीज देखी गई है बच्चों कि जो एलिमेंट स्टेबिलिटी लाइन से नीचे हैं, वो अपनी हमेशा इसमें ऊपर जाने के लिए अपनी n/p रेशो को बढ़ाना चाहेंगे, ज्यादा करना चाहेंगे, क्योंकि इस लाइन से नीचे n/p रेशो हमेशा कम होगी। यहां की बात करें तो 1 से कम, यहां की बात करें तो 1.2 से कम, यहां की बात करें तो 1.6 से कम। तो वो अपनी रेशो को बढ़ा के यहां के आस इधर जो है इस तरफ, इस लाइन से ऊपर ये 1.6 में आना चाहेंगे, बढ़ा के n/p को बढ़ा के 1.6 में। यहाँ पे जो है n/p को बढ़ा के 1.27 पे आना चाहेंगे। यहाँ पे जो होंगे 1.1, इससे कम होगी 1 से, वो बढ़ा के 1 पे आना चाहेंगे। इधर से ऊपर वाले यहाँ पे जो है n/p की वैल्यू को जो हमेशा कम करना चाहते हैं, क्योंकि इससे इधर जो होगा उसकी क्या n/p रेशो 1 से ज्यादा होगी। जैसे 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 14 था, 14 इधर इधर कहीं होगा, इसकी n/p क्या थी, ज्यादा थी, इसने कम करके 1 कर दिया। तो मतलब ये कम करना चाहते हैं, क्या क्या कम करना चाहते हैं, अपनी n/p रेशो को कम करना चाहते हैं। और इधर जो है ना कम करके 1.27, इधर इनकी भी ज्यादा होगी 1.27, इस तरफ वाले रीजन में इससे कम करके 1.27, इसमें जो है ना इस तरफ वाले रीजन में 1.2 से कम होगी, इसको कम करके इतना करना चाहेंगे। समझ आ गई तो बोलो हाँ सही है सर, समझ तो आ गई। अब क्या बताना चाहेंगे, अब जाएंगे अल्फा डीके की तरफ। अब समझ आएगी आपको, बातें समझ आने लगी है तुम्हें। चलो बच्चों, अभी पोस्टमार्टम करते हैं। किस चीज का पोस्टमार्टम कर रहे हैं सर आप? अभी करते हैं अल्फा डीके का। एक एक चीज समझ आएगी, रगड़ रगड़ के समझेंगे। ये मिटा दो सर, हाँ मिटा दे सर। आप खुद ये चीज तो कह रहे थे आप, हमें तुमसे मोहब्बत हुई, ओ जाने मंडू जूनू। है इंग्लिश भी है, उर्दू भी है इस गाने के अंदर, इस गाने को सुन सकते हैं आप। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं अल्फा डीके और बीटा डीके। पहले आ जाओ अल्फा डीके के ऊपर। क्या कहते हैं अल्फा डीके? अल्फा डीके
हाँ जी, इसका करते अच्छे से सीख। अल्फा 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 डीके। अल्फा डीके क्या है बेसिकली? अल्फा डीके के अंदर अल्फा पार्टिकल यानी कि एमिट होता है अल्फा पार्टिकल, या इसे कहते हैं हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है जी। अल्फा पार्टिकल क्या है बेसिकली? या अल्फा डीके के अंदर एमिशन होती है हीलियम न्यूक्लियस की, तो उसे हम अल्फा डीके कहते हैं। तो अल्फा डीके में क्या एमिट होता है? एमिट करता है बच्चों, इट एमिट हीलियम न्यूक्लियस। ये बात है, बाकी आप समझदार हो। इसका हीलियम न्यूक्लियस को ही अल्फा कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें मैस वगैरह कितना होगा? अब ये चीजें आप पहले पढ़ चुके हो तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। 2E होता है, मैस नहीं 4G होता है। क्या सर, गलतियां तो होती है ना। 4 जो है ना 2E होता है, डबल होता है, प्रोटॉन है +2 है, तो इसलिए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाओ, आराम आराम से नेक्स्ट आ जाओ। क्या है आपके पास? नेक्स्ट आ जाओ, मैस बताओ, मैस बताओ। 4 AMU, ये भी पहले पढ़ चुके थे, लेकिन 1 AMU किसके बराबर? 1.6। एक AMU 1.67 10⁻⁻27 kg होता है। केमिस्ट्री में MU में लेते हैं ना, जितने भी एटॉमिक ये एलिमेंट का मैस है, एटॉमिक वेट होता है, मैस, एटॉमिक मैस यूनिट। ठीक है जी। उसको किस में लिया जाता है? MU में। तो इसको हमें यहाँ फिजिक्स में तो यूनिट तो kg है, SI यूनिट मैस की, तो kg में करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम कर रहे हैं। MU से काम नहीं चलेगा भाई, तो हट, MU हट। 1.67 इंटू 10 की पावर क्या कर सकते हैं? 27 कह सकते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, 6.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg आएगा। ठीक है सर, मैं तो आ गया। ये चीज़ें बहुत आसान थी, इस पे हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। अब इसकी डिके इक्वेशन की बात करते हैं। किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम? डिके इक्वेशन। यानी कि डिके इक्वेशन क्या होगी? डिके इक्वेशन का मतलब क्या है बच्चों? कि अल्फा के अंदर अल्फा पार्टिकल के डिके कैसा होगा? डिके इक्वेशन आसान है। अगर मान ले कोई पेरेंट न्यूक्लियाई X है, पेरेंट न्यूक्लियाई क्या है? X है। X पेरेंट, जिसका एटॉमिक नंबर A है, Z नंबर, एटॉमिक मास Z है, A है, एटॉमिक नंबर Z है। ये डिके हो रहा है किस चीज में? आगे मैस, डाटर न्यूक्लियाई जो कि Y कहेंगे इसको, और इसमें मैस जो है ना 4 गुना घट जाता है, और एटॉमिक मैस, एटॉमिक नंबर 2 गुना घट जाता है। यस। और साथ में क्या निकलता है? क्या निकलता है? बोलो बोलो। साथ में हीलियम, हीलियम 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 न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस। और ये प्लस, बोलो, अल्फा है, ये अल्फा पार्टिकल है, प्लस हीट एनर्जी यानी डिसइंटीग्रेटेड एनर्जी निकलती है। अब यहाँ मैं बताना चाहूँगा, क्या कुछ बताना चाहूँगा आपके लिए कि इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग इसको? क्या कहेंगे? आज मार्कर में लाया हूँ, भर भर के लाया हूँ आपके लिए। अभी मैं अमीर हो चुका हूँ, सही है। उस तरह अमीर नहीं, ये वाला अमीर, मार्करों वाला अमीर हो गया, सही है। तो बात करते हैं, ये क्या चीज़ है? डाटर न्यूक्लियाई ना, पेरेंट न्यूक्लियाई है। ये क्या है? पेरेंट न्यूक्लियाई है। ये क्या है? बोलो बोलो बोलो। डाटर न्यूक्लियाई है, डाटर न्यूक्लियाई है। ये क्या है? बोलो 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 बोलो। पार्टिकल है। इसको डाटर न्यूक्लियाई या डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई क्या कहते हैं? डिसइंटीग्रेटेड, जो भी क्या हो आपकी मर्जी, डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई कह सकते हैं। इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। यस, सही सुना, अल्फा पार्टिकल। इसको क्या कहेंगे बच्चों? एनर्जी या डिसइंटीग्रेटेड एनर्जी। ठीक है जी, ये नाम देंगे। अब इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर यानी कि अल्फा डिके की जो इक्वेशन है वो ओबे करती है न्यूक्लियर चार्ज। यहां पे देखो, अदरवाइज चार्ज हमेशा कंजर्व, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था हमने शुरू में। क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे हो रहा है बच्चों। कैसे? ये ऐसे देख लो, ये +2 है, +2, ये -2, जमा कर दो सबको। इस तरफ Z आ रहा है, तो इस तरफ भी क्या आना चाहिए? Z आना चाहिए। तो ये नीचे वाले, ये क्या है? चार्ज नंबर है ये नीचे, तो Z -2 +2 क्या होगा? कट के Z = Z आ रहा है। दैट मीन कि बच्चों चार्ज कंजर्व हो रहा है। यहां ऊपर आ जाओ, इस तरफ A है तो इस तरफ भी A आना चाहिए। तो A = A -4 +4, तो ये भी कट रहा है, तो A = A। चार्ज कंजर्व हो रहा है, होना भी चाहिए।
न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर हमने शुरू में बात की थी कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। सर फिर ये एनर्जी कैसे निकल आई? चार्ज भी उतना है, मैस भी उतना है, फिर एनर्जी क्यों आई? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्यों आई एनर्जी, कैसे आई। यस, इस चीज़ के ऊपर भी बात हम छेड़ेंगे इसके ऊपर। तो ये आपके पास था, लेकिन सर क्या वो जो आप पढ़ा रहे थे शुरू में अब कहाँ घुस गए? नरम नरम बातें कर रहे हैं आप, वहाँ तो गरम गरम बातें थी, अब नरम नरम बातों में घुस गए। और वो जो गरम गरम बातें थी अब वो यहाँ काम आएगी। और आपकी कन्फ्यूजन जो एक चीज़ लेके होती है कि यही क्यों डिके हुआ, वो क्यों नहीं डिके हुआ, ये चीज़ यहाँ पे दूर होगी बच्चों। देख लें, अब एग्जाम्पल लेके चेक करें। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? एग्जाम्पल अल्फा डिके की एग्जाम्पल बहुत है एग्जाम्पल्स जैसे मार्केट में। तो फेमस एग्जाम्पल हम लेते हैं क्योंकि यूरेनियम 238 है और ये 92 रहता है और ये अल्फा डिके का प्रोसेस कर रहा होता है। इससे अल्फा पार्टिकल नहीं, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है जी, अल्फा पार्टिकल है। यानी कि अल्फा डिके के अंदर न्यूक्लियस के अंदर से, न्यूक्लियस पेरेंट न्यूक्लियस के अंदर से 4 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 4 न्यूट्रॉन नहीं 2 न्यूट्रॉन निकलते हैं, 2 प्रोटॉन निकलते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर थे। यही बीटा डिके में नहीं होता, वो आपको आगे जाके समझ आएगी, यहां मैं बताना चाहूंगा। अब क्या होगा, यूरेनियम से थोरियम बनता है, TH बोलते हैं इसको, 234 है और ये 90 के आसपास है। प्लस बोलो 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 अल्फा पार्टिकल लिख दूं क्या? लिख दे सर, 4 और 2 और ये अल्फा पार्टिकल है, प्लस Q ये डिसइंटीग्रेटेड एनर्जी है। अब यहाँ ये चीज़ मैं बतलाना चाहूँगा आपके लिए कि ड्यूरिंग अल्फा डिके क्या रहता है, हमेशा याद रखो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स जो है ना डिके होते हैं, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन कुल मिला के। देखो ऊपर मैस है, ये क्या है? मैस है। अल्फा पार्टिकल का मैस 4 होता है, ये 4 कैसे हो गया? यहाँ तो 2 प्रोटॉन है, तो मैस जो बेसिकली बनता है बच्चों आपको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बनता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो मैस कुल मिला के 4 इस तरह ऊपर आया। नीचे क्या है? एटॉमिक नंबर या जिसे चार्ज नंबर भी कहते हैं। ये क्या है? एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर। एटॉमिक नंबर सिर्फ न्यूट्रॉन से नहीं बनता, प्रोटॉन से बनता है। तो 2 प्रोटॉन्स है तो क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर जो होगा बच्चों वो रहेगा कितना? 2 ही आएगा, इसलिए नीचे 2 आए। सही, कंफ्यूजन मत हो जाओ। यही अंदर से बेसिकली, अंदर कहाँ से? अंदर जो न्यूक्लियस है उससे डिके हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का डिके हुआ, तभी ये निकला है। समझ आ रही है? यहाँ तक कहानी सिंपल है। अब ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं कि एनर्जी का ना, जो हमने गर्म बातें की थी ना कि N/P रेशो, वही बात करेंगे। इसने आखिर इसमें डिके क्यों हुआ, ये आखिर में इसमें डिके क्यों हुआ? इसमें N/P की रेशो चेक करो, इसमें N/P रेशो चेक करो, तो पता चलेगा डिके क्यों हुआ। कि ये N/P रेशो को स्टेबिलिटी लाइन की तरफ लेके जाना चाहता था या नहीं जाना चाहता था, ये पता चलेगा आपको यहाँ से, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है, यहाँ से यहाँ स्टेबल हो रहा है, तो ये वो चेक करते हैं। सही है जी। वाई यूरेनियम 238 डिके इनटू थोरियम क्यों हो रहा है, इसका आंसर मिलेगा आपको। तो देखें आखिर क्यों हो रहा है। तो पहले यूरेनियम 238 का पोस्टमार्टम करो। पोस्टमार्टम, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कितने होंगे बच्चों? न्यूट्रॉन्स निकालना आता है ना, न्यूट्रॉन्स ऊपर वाले से नीचे माइनस करो, तो न्यूट्रॉन्स 146 आएंगे, प्रोटॉन्स जो है ना 92 आएंगे। N/P रेशो चेक करने लगोगे तो 146 डिवाइड बाई 92 करोगे, इससे लगभग 1.58 आता है। थिंक हाँ, कितना आता है? 1.58। इसकी रेशो ये है N/P, कम है ज़्यादा है? अब ये अपनी इस रेशो को क्या करेगा? बढ़ाएगा, यानी कि 1.6 के आसपास लेके जाएगा। समझ आ गई? इसको डिवाइड करो, कंफर्म करो क्या होता है। सही है। अच्छा, अभी इसको वो करो, N/P यूरेनियम थोरियम का ले लो, 234 92 है, 90 है बल्कि। अब इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं बच्चों? 144 है। प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? 90 है। तो N/P रेशो चेक करने जाओ तो क्या आएगा? 144 डिवाइडेड बाई 90 करो, क्या निकल के आएगा? 1.6। तो इसने अपनी रेशो बढ़ाई ना, 1.5 से 1.6 बनाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने अपने रेशो को बढ़ा दिया, इसने इंक्रीज कर दिया। अब कैसे? स्टेबिलिटी लाइन, वो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी लाइन में आ जाओ, उधर से सही पता लगना है आपको, उधर से पता लगेगा आपको, नोट करना है, उधर से पता लगेगा आपको ये स्टेबिलिटी लाइन में। अब क्यों बढ़ाया इसने?
भाई स्टेबिलिटी लाइन 1.6 ये ऊपर वाला न्यूक्लियस था। अब समझ तो खुद गए होंगे, आपने पिछले वाली डायग्राम वगैरह बनाई, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये आपके पास सीधी थी, फिर लाइन आगे टेढ़ी बेढ़ी होती थी। ये बीचों बीच सीधी वाली लाइन है, यहाँ पे NO = Z होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अब ये यहाँ पे कहीं लाई कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये स्टेबिलिटी लाइन है, तो यहाँ जो नीचे होते हैं वो 1.6 में जाना चाहेगा, 1/n/p रेशियो को बढ़ाना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा, और कर भी रहा है, इंक्रीज करके 1.6 बना रहा है। तो ये करके क्या होगा, इधर चला जाएगा 1.6, यहाँ तक तो मैंने कहा था वो क्या होती है 1.27 होती है। ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढो, वो वही बना देगा आपके लिए। तो ये अपनी स्टेबिलिटी लाइन की तरफ चला गया है, तो इससे क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल हो गया अपना ये थोरियम, तो इसलिए ये डिके हुआ यहाँ इसमें। ये बात जहाँ से समझानी थी इसलिए मैंने आपको वहाँ बताया, इतना 18 मिनट मैंने उधर लगाए थे। तो ठीक है जी, अब आ जाओ आप एनर्जी की बात करते हैं। ये जो एनर्जी है इसकी बात करेंगे, एनर्जी कैसे क्यों निकली, एनर्जी क्यों निकली। जब तो यहाँ पे आप देखो तो चार्ज भी इतना ही है, उस तरफ देखो 90 है तो 92 है, तो इधर भी 92 बन रहा है, 90 + 2 92। मैच देखो 238 है तो 234 ये 4 ये, तो 238 पूरा बन रहा है। लेकिन बात किसकी हो रही है, फिर चार्ज कहाँ से आया, यानी एनर्जी कहाँ से आ गई है। यस, ये चीज समझना चाहते हैं। तो एनर्जी कहाँ से आ गई, एनर्जी कहाँ से आ गई फिर आखिर, हमें तुमसे नहीं आता, सर गाने नहीं गाते। अब एनर्जी की बात करते हैं, क्या एनर्जी कहाँ से आई, क्यू कहाँ से आई, इसे क्यू वैल्यू भी कहा जाता है बच्चों। तो एनर्जी या क्यू वैल्यू कहाँ से आई ये देख लें, इसका एक फार्मूला भी है और इससे आगे न्यूमेरिकल भी आए हैं उस तरह के। पहले 2 न्यूमेरिकल आपके इसी से होते हैं, अब उसके ऊपर बात करनी है हमने। तो क्यू एनर्जी बेसिकली बच्चों, जब न्यूक्लियर डिके का प्रोसेस हो रहा होता है उसमें उस दौरान कुछ जो है मैस जो है, यानी कि रेडियोएक्टिविटी का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी अल्फा डिके का प्रोसेस हो रहा है। स्पेशली अल्फा डिके की बात करेंगे, अल्फा डिके का प्रोसेस हो रहा होता है। एट दैट टाइम सम मैस ऑफ एलिमेंट या एटम, सम मैस ऑफ एलिमेंट डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। अब ये तो पहले आप क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ के आ चुके, ये मॉडर्न फिजिक्स है या कह लें क्वांटम फिजिक्स है। तो इसके अंदर मैस कांस्टेंट नहीं होता, मैस फिक्स नहीं होता, मैस चेंज हो सकता है, मैस डिसअपीयर हो सकता है, मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे कुछ मैस, यूरेनियम का कुछ मैस कह ले आप, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, एनर्जी में, ठीक। या उसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियॉन्स को जोड़ने की, वो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे इस वजह से सम मैस डिसअपीयर होता है, ये क्वांटम फिजिक्स है, कह लो एनर्जी मैस ही डिसअपीयर हो गया, उससे क्या बना, उससे आपके पास एनर्जी बन गई। यस, इसके ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे अब यहाँ पे। तो ड्यूरिंग हम लिख सकते हैं बच्चों, ये क्यों हुआ ऐसा, क्यों एनर्जी क्यों निकली, एनर्जी क्यों निकली, एनर्जी क्यों निकली। अब एनर्जी निकली तो इसका मैस डिफेक्ट आ जाता है, मैस डिसअपीयर होने को मैस डिफेक्ट कहते हैं, मैस कम हो गया, तो वो मैस डिफेक्ट भी हम निकालेंगे और इससे रिलेटेड फार्मूला भी बना देंगे। और इस रिलेटेड क्वेश्चन हालांकि बुक में नहीं बना हुआ है, तो बनाना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वो फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला समझा दूंगा तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे जो न्यूमेरिकल हैं बुक के। तो बुक की कोई कंफ्यूजन नहीं रही, बुक वाली चीज़ें तो आपके A to Z होगी। बुक के मतलब ऐसा ना हो कि मैं लेक्चर यहाँ पे शूट करा दूंगा तो आपको आगे बुक वाली चीज़ें खुद से खुद होती चली जाएंगी। तो लिख सकते हैं ड्यूरिंग डिके प्रोसेस बच्चों क्या होता है, सम मैस ऑफ न्यूक्लियस, सम मैस ऑफ क्या, सम मैस ऑफ न्यूक्लियस क्या रहता है, डिसअपीयर, ये डिसअपीयर होता है, बिकॉज मैस इज नॉट कांस्टेंट इन क्वांटम, सही, या मॉडर्न फिजिक्स कह लो, उसमें मैस कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए ये क्या हो गया, कुछ मैस डिसअपीयर हो गया, डिसअपीयर। अब इसके लिए समझने के लिए मजीद आपको ये रोशनी डालनी है कि मैस डिसअपीयर होना ये ड्यू टू मैस डिफेक्ट, क्या होता है जी, मैस डिफेक्ट। तो मैस डिफेक्ट की वजह से मैस कुछ ज़ाया हो गया है जी, मैस डिफेक्ट आ गया। अब उस मैस डिफेक्ट का फार्मूला क्या है वो देख लें कि अगर मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ, अल्फा डिके का ही लिखवा रहा हूँ मैं, क्या अल्फा, तो यहाँ मान ले एक्स है, ये ए था, नीचे जेड चला जाएगा, सही है। और ये क्या आ जाएगा, डिके हो रहा है और इससे क्या निकल रहा है, डाटा निकला है, जिससे हो गया a माइनस जेड हो गया, नीचे क्या आ गया z -2 आएगा, प्लस कह सकते हो कि यहाँ पे
यहाँ पे रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन लिखवा रहा हूँ यार, क्या मजाक हो रहा है? नहीं सर, E2 है, अल्फा है, प्लस एनर्जी है। तो अब हमें ये एनर्जी निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला बनाना है मेस डिफेक्ट के लिए। सबसे पहले मेस डिफेक्ट किसके इक्वल होगा वो देख ले कि मेस डिफेक्ट किसके इक्वल होगा बच्चों। कि मेस डिफेक्ट आपका निकालने के लिए बहुत आसान है, मेस डिफेक्ट का फार्मूला निकालना बहुत आसान है। याद ये रखना है आपने कि जो मेस डिफेक्ट होता है उसको डेल एम से लिखा जाता है। चेंज इन मेस जो है ना वो क्या लिखेंगे, डेल एम लिखेंगे, और उस डेल एम का आगे हमने जवाब देना है नहीं, मेस डिफेक्ट इक्वल टू, वो इक्वल होता है बच्चों मेस ऑफ रिएक्टेंट माइनस मेस ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर। ये मेस डिफेक्ट का फार्मूला होता है, मेस ऑफ रिएक्टेंट मेस ऑफ प्रोडक्ट। अब बोलो ये क्या है, इस रिएक्शन की इस तरफ वाला क्या है, रिएक्टेंट है, इस तरफ वाली चीजें क्या है, प्रोडक्ट है। समझ गए, केमिस्ट्री आती है ना, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। अब कंप्यूटर पर क्या है तो नहीं समझ आया, 9-10 में तो पढ़ा था। ये तीर के इस तरफ क्या है, रिएक्टेंट है, और उस तरफ क्या होगा, प्रोडक्ट है। सही है। अब आ जाओ, मेस ऑफ रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे। मेस ऑफ रिएक्टेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको मैं अगर इक्वेशन 1 कहूँ, मेस ऑफ रिएक्टेंट को क्या मैं कह सकता हूँ, mx। यस कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, mx मेस ऑफ रिएक्टेंट है। यहाँ पे mr यानी मेस ऑफ रिएक्टेंट जो है mx होगा, यहाँ पे जो पेरेंट न्यूक्लियाई वो x है। इसी तरह मेस ऑफ जो प्रोडक्ट है बच्चों, वो क्या होगा, मेस ऑफ प्रोडक्ट रहेगा वो होगा ये चीज। यहाँ पे 2 है, मेस ऑफ प्रोडक्ट में एक y है डाटर न्यूक्लियाई, एक अल्फा पार्टिकल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, my प्लस m अल्फा लिख सकते हैं। ये मेस ऑफ क्या है, प्रोडक्ट है। तो अब इनको इक्वेशन को, इसको भी और इसको कहाँ पे पुट कर दिया जाए, इक्वेशन 1 में। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों, इक्वेशन 1 में पुट करना है तो मेस डिफेक्ट डेल एम जो है वो इक्वल आ जाएगा, एम आर की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो, एम आर की जगह क्या लिख सकते हैं, एम एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, प्लस एम एक्स लिख सकते हैं, माइनस एम पी की जगह क्या लिख सकते हैं, ये दोनों एम पी की जगह ब्रैकेट लगा के लिखना है, एम वाई प्लस एम एल्फा लिख सकते हैं, बाहर क्या रहेगा उसी तरह सी का स्क्वायर। तो अब ये मेस डिफेक्ट्स, तो हमें मेस डिफेक्ट से क्या करना है, मेस डिफेक्ट चाहिए होता है क्योंकि एनर्जी निकालने के लिए, क्योंकि सम मेस कन्वर्ट होता है इनटू एनर्जी, तो मेस डिफेक्ट चाहिए होता है। तो अब ये लंबा प्रोसेस है, यानी कि मेस डिफेक्ट अगर मिल गया तो हमें इससे एनर्जी क्यों निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। तो जो E है वो एनर्जी है, तो यहाँ पे E को मैं Q की इक्वल लिख सकता हूँ। तो मेस डिफेक्ट लिखना चाहते हैं इन टर्म ऑफ एनर्जी। मेस डिफेक्ट को एनर्जी के टर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, वो मैं लिखवा रहा हूँ। ओए होई ना कर मेरा माइक गिर गया। मेस डिफेक्ट को क्या करना चाहते हैं, इन टर्म ऑफ एनर्जी, तो लिख सकते हैं मेस डिफेक्ट इन टर्म ऑफ, सब चीजें समझ आएगी, टर्म ऑफ एनर्जी के टर्म में लिखना चाहते हैं, मेस डिफेक्ट को एनर्जी के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, एनर्जी का ग्राफ नीचे ना होना चाहिए सर, चलो क्या होना चाहिए, मेस डिफेक्ट को एनर्जी के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे जनाब, कैसे लिखेंगे, बोलो। उसको लिखने के लिए क्या करना होगा, देख लें, मेस डिफेक्ट को एनर्जी, तो अकॉर्डिंग टू E इक्वल टू Q लिख दो, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, यहाँ पे डेल एम होगा और C स्क्वायर रहेगा। तो ये Q निकालना है, हमने Q को निकालना है, तो डेल एम की वैल्यू ये फाइंड कर चुके हो आप, यही डाल दो यहाँ पे। यस, क्या लिख सकते हैं, एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम एल्फा, बाहर क्या लिखूं बच्चों, बाहर क्या लिखूं, सी स्क्वायर, बाहर उसी तरह सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सी नहीं आता, अच्छा हाँ ये नहीं आता, यहाँ पे बाद में सी आ जाएगा। पहले मेस डिफेक्ट के लिए सिर्फ ये सी ना लिखो, सी के बगैर लिखो। ठीक है, सी आप कर दोगे तो वो एनर्जी के साथ है, एम सी स्क्वायर यहाँ से आता है। ठीक है जी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे, सही हो गया। अब क्या करने चाहिए, हमें ये तो मिल गया, लेकिन इससे हम एनर्जी निकालना काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। उसको एम यू को केजी में कर दो या उस तरह, तो आपको एनर्जी जॉल में चाहिए। एम यू आया तो फिर एम यू को जॉल में लाना, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो हमें क्या करना होगा, एक डायरेक्ट शॉर्टकट है इसके लिए, उस शॉर्टकट का यूज़ करना होगा। वो शॉर्टकट क्या है, उसको यूज़ करना होगा बच्चों, कि अगर यहाँ पे ये चीज़ें एम यू में हो, बिल्कुल एम यू में हो, इफ ये किस में हो, एम यू में हो,
तो आपने एक शॉर्टकट यूज करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब मेस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्या मैं कह रहा हूं, मेस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो अगर एक एमयू मेस कन्वर्ट हो एनर्जी में, तो उस वक्त 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी है, एनर्जी में कन्वर्ट हो। अब एक एमयू मैस कितना होता है, ये पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। एक एमयू होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। इतना बड़ा मैस, इतना बड़ा, इतना छोटा मैस है, बड़ा नहीं है, छोटा मैस है, छोटा सा मैस है वो, उसकी इतनी एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे मैंने कहा आपको ये पेपर में या एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज सुनिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ये एमयू में दे रहे होंगे। यस, यानी कि मैस ऑफ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट का मैस, ये एमयू में देंगे। तो आप इस सी को भी हटा दो, सी को भी हटा के अगर क्यू निकालना है, सिर्फ क्यू निकालने के लिए ये रहेगा बाहर, आपने ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एमयू से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, फिर आपका आंसर हो गया यूं का तू। तो आ जाओ, इसके लिए शॉर्टकट फार्मूले में लिख रहा हूं, mx माइनस my प्लस m अल्फा, बाहर क्या रहेगा, मैंने कहा था ये सी को भी हटा दो, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एमयू। तो सोचो एमयू में, यानी कि जॉल में आ जाएगा, एनर्जी सारा कुछ जॉल में आ जाएगा आपका, ठीक है जी। तो ये आप लिख सकते हो, यहां से ये जो सारा है इसको पुट करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर जॉल में आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। समझ चुके होंगे अभी तक, एनर्जी आ जाएगी। तो ये क्यू निकालना है आपने, सिर्फ क्यू को फाइंड करना है, यानी कि जो डिसइंटीग्रेटेड एनर्जी है। अब इस तरह का एक मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको समझ आएगी, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, तो इसमें कंफ्यूज मत, यूनिट ना लगो, बस यही 935 1.5 करो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा उसमें ना पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ये अलग एक टॉपिक निकल के आता है यहाँ से, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। मैथ्स डिफेक्ट का प्रोडक्ट टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो उसमें और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती जाएंगी, वो आपके सिलेबस में नहीं। तो जस्ट ये फार्मूला आपने रटना है, बताया भी कैसे आया है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, इससे आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं सॉल्व, ठीक है जी। जब जाते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, फिर उसके बाद बीटा डिके। तो चलें अब करते हैं न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का। इस तरह के जो भी न्यूमेरिकल देंगे यही तरीका अपनाना आपने। तो इस तरह एक और न्यूमेरिकल भी होगा, दूसरा वाला, वो भी इसी तरह होता है, वो बीटा डिके का है, वो भी आप कर सकते हो ये करने के बाद, क्योंकि तरीका आपको मैंने बता दिया है। तो देखें न्यूमेरिकल है जी, यूरेनियम 238 अंडरगोज अल्फा डिके हो रहा है, यूरेनियम 238 अल्फा डिके हो रहा है और थोरियम निकलेगा, अभी पढ़े हमने। इमिट अल्फा पार्टिकल भी इमिट किया, ठीक है जी। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस इमिट किया, यानी कि विद मैस, जिसका एटॉमिक मैस यूनिट जो कितना है अल्फा पार्टिकल का, वो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, नहीं तो इन्होंने भी दे रखा है, 4.00151 है, ये दिया हुआ है एमयू। एंड कैलकुलेट एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज हुई वो क्यों फाइंड करना है इन अल्फा प्रोसेस। द स्पीड ऑफ लाइट भी दी हुई, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मैंने तरीका बताया शॉर्टकट, उसी से कर लो। स्पीड ऑफ लाइट दे तो मसला नहीं, ना भी दे मसला नहीं। एंड 1 एमयू भी इसके बराबर दिया है, ये दें तो ठीक है, नहीं तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। ये एमसीक्यूज वगैरह में भी आता है 1 एमयू कितने के बराबर, तो ऐसे चपेट मार के उनको आंसर कर लेना है आपने। तो देख ये आपके पास है यूरेनियम 238 इक्वल टू दिस। अब आपने वही फार्मूला अपनाया, मेस ऑफ रिएक्टेंट माइनस मेस ऑफ प्रोडक्ट। मेस ऑफ रिएक्टेंट क्या है, ये एमयू है, मेस ऑफ माइनस मेस ऑफ प्रोडक्ट में ये दो आएंगे, ये दो कर लिए। देखो मेस ऑफ यूरेनियम माइनस मेस ऑफ थोरियम प्लस मेस ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम है। अब इसका मेस मैंने निकाला है, नहीं तो आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे यूरेनियम, खाली यूरेनियम का मेस नेट में सर्च करोगे तो वो आपके पास नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वो यूरेनियम का होता है। तो आपने स्पेसिफिक आइसोटोप का भी नाम ले लेना है, यूरेनियम 238 बोल के आपने पता करना है, तो इसका ये आएगा। इसी तरह थोरियम का भी आप नेचुरल वाले का नहीं करना है, थोरियम 234 का पूछ ले, फिर ये आएगा। इसी तरह हीलियम न्यूक्लियस का करके ये निकालना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप पूछ भी सकते हैं किसी से भी कि कितना होता है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ये रट के बैठ जाए, ठीक है। तो यूरेनियम है ये, इसमें इसने ये पुट कर दिया और माइनस करके थोरियम का ये लगा दिया, यहाँ पे प्लस ये कर दिया। बाहर आपने क्या करना है, ये मैंने बताया था, जो एनर्जी आएगी वो जॉल में नहीं आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन मैंने वर्क एनर्जी वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि जो एनर्जी की यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकती है, कैलोरी भी हो सकती है, जॉल भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी यूनिट होती है, ठीक है जी। तो इसको जॉल में करने के लिए आपने इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से क्या करना होता है, डिवाइड कर देना होता है, तो फिर आ जाता है, समझ आएगी, फिर जॉल में आ जाता है कर्म, ठीक, जॉल में आ जाएगा फिर। अब आ जाओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इक्वल होता है, ये मैंने पीछे बताया था उस वाले लेक्चर में, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में।
तो अब आ जाओ यहाँ पे, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा मैंने, ये यहाँ पे लिखा, प्लस कर दिया दोनों को। फिर इसके बाद सब कुछ करने के बाद ये आ गया बाहर, ये भी एमयू में आएगा क्योंकि ये एमयू में दिया होगा, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको खाली यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं बास जगह पे, तो एमयू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एमयू होता है, तो एमयू एमयू कैंसिल हो जाएगा तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके। तो उम्मीद करता हूँ समझ आए। अब बात करते हैं बीटा डीके के अंदर। मैंने लिखवाया इसलिए ताकि टाइम कम ज़ाया हो आपका, वरना वीडियो काफ़ी लेंथी बन रही है। मैं बता रहा हूँ इसमें अभी अल्फा बीटा डीके भी रहता है, फिर बीटा नेगेटिव है, फिर बीटा पॉजिटिव है, ये सारा कुछ करना है आपने। तो चलिए अब बीटा डीके पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैंने बताना भूल गया कि ये जो क्यू एनर्जी आती है, यानी कि जो डिसइंटीग्रेटेड एनर्जी आती है अल्फा डीके के अंदर, वो एनर्जी अगर उस पॉजिटिव में आ जाए तो वो समझा जाएगा कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। अगर नेगेटिव आता है तो एंडोथर्मिक था। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आप जानते होंगे, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होगी, एंडोथर्मिक में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। तो ये दोनों चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं बीटा डीके के ऊपर, डिटेल में बात करेंगे, ऐसा वैसा नहीं है। तो देखें, बीटा डीके बेसिकली बच्चों एमिशन होती है बीटा डीके के अंदर, या तो इलेक्ट्रॉन या तो पॉजिट्रॉन, ये दो चीज़ें एमिट होती है। लेकिन बड़ा कंफ्यूज कर देती है ये दो चीज़ें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया यार, इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियर डीके का प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन क्यों निकला बीटा डीके के अंदर, इलेक्ट्रॉन क्यों निकला? इलेक्ट्रॉन को बेशक उसमें उसके अंदर होता ही नहीं है, किसके अंदर नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर, तो क्यों निकला? तो ये बीटा डीके बेसिकली क्या होता है, इट इज़ एमिशन ऑफ, बेसिकली बीटा डीके एमिशन होती है किस चीज़ की बच्चों, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो ये दो चीज़ें आपने कर ली, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की एमिशन होती है। अब ये चीज़ मैं डिस्कस करूंगा लेटर ऑन कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ही क्यों निकले, वाई इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, जिसे ये प्लस से लिखते हैं, इमिट्स। इसका आंसर आपको मिलेगा आगे, ठीक है जी, टेंशन न ले। अब बात करते हैं कि ये जो बीटा डीके है, ये कितने तरह के हो सकते हैं? होते तो 3 तरह के हैं, लेकिन हम हमारे बुक में 2 हैं तो हम 2 ही पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं नाम तो लिख लेते हैं। पहला है बच्चों जिसे हम कहते हैं बीटा माइनस डीके। क्या? बीटा माइनस डीके, माइनस तो बी ऊपर माइनस लिखते हैं और डीके लिख देते हैं, सही। दूसरे तरह का डीके हो बच्चों, वो है बीटा प्लस डीके। क्या कह सकते हैं? बीटा प्लस डीके, जैसे बी प्लस लिखेंगे और ये लिख सकते हैं डीके। और तीसरे तरह का है बच्चों, वो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये वैसे नहीं है हमारे उसमें, तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 ही हैं, तो इसी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों बीटा माइनस डीके के ऊपर। तो इसको ज़रा डिटेल में चले जाते हैं, इसमें डिटेलिंग करते हैं। तो पहली जो चीज़ है बच्चों वो क्या है? बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके, इसको पढ़ लेते हैं। बीटा माइनस डीके क्या होगा इसको जान लेते हैं, ठीक है। बीटा माइनस डीके बेसिकली एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या है? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट इज एमिशन ऑफ, लिख सकते हैं ऐसा मोटा लिख दो, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ई। चाहे इसको ऐसे भी लिखा जाता है 0-1 इलेक्ट्रॉन को। ऐसा क्यों? 0-1 का क्या मतलब होता है? 0-1 लिखता हूं तो बच्चों ये ऊपर मैस मतलब होता है, और इलेक्ट्रॉन का मैस क्या होता है? 0। और -1 लिखता हूं तो इसका मतलब चार्ज मतलब होता है, नीचे Z मतलब होता है, Z को चार्ज बोला जाता है ना, और ये इसका Z जो है वो -1 होता है, मैस नंबर 0 होता है इलेक्ट्रॉन का। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर भी बात करूंगा मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत, ताकि उससे फील आएगा कि आपको क्यों इलेक्ट्रॉन एमिट होना क्यों ज़रूरी था, ये वहाँ पे समझ आएगी। तो यहाँ पे मैस 0 होता है, उसका चार्ज -1 होता है। किस चीज़ का? जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसका। तो एमिशन ऑफ ये क्या होता है? इट इज़ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं ड्यूरिंग बीटा डीके या बीटा नेगेटिव। अब यहाँ पे ये याद रखें बच्चों, क्यों होता है ये? बेसिकली ऐसा होता है, रीज़न मैं आगे लेटर ऑन बता दूंगा, ये रीजंस भी आप याद रखें क्यों ये दोनों एमिट होते हैं। पहले एक एक की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, फिर पॉजिट्रॉन क्यों होता है। ये यानी बीटा नेगेटिव में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ये तो आप पढ़ चुके होंगे कहीं पे। अब वो इलेक्ट्रॉन क्यों होता है वो बीटा नेगेटिव डीके के अंदर हम जानेंगे।
पॉजिट्रॉन क्यों होता है, ये बीटा पॉजिटिव डिके के अंदर हम ये चीज़ जानेंगे। तो बीटा डिके क्या है, बेसिकली एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यूरिंग होता है इसलिए क्योंकि हमें पता है कोई बीटा नेगेटिव डिके हो रहा होगा उस वक्त बच्चों, ड्यूरिंग बीटा नेगेटिव डिके, बीटा नेगेटिव या बीटा नेगेटिव लिखो या बीटा माइनस भी लिख सकते हो, नेगेटिव डिके। तो ये होता है बच्चों कि न्यूक्लियस के अंदर से, न्यूक्लियस के अंदर से, मैं क्या कह रहा हूँ, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर से न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है, किस में, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में। ये से ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बोलो बोलो, क्यों थक गए यार। न्यूक्लियस के अंदर से न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में प्लस किस में, इलेक्ट्रॉन में, प्लस ई डैश यानी वी डैश, इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या है ये, एंटी न्यूट्रिनो, इसमें कन्वर्ट होता है। यानी कि इन यही कंजर्वेशन होगी बीटा डिके के अंदर। अब यहाँ पे आपको एक सवाल उठ रहा होगा कि वाई दीज इलेक्ट्रॉन इन एंटी न्यूट्रिनो एमिटेड। ये पागल कर देगी ये बात, मुझे भी कर दिया था, बहुत मसला हो रहा है, क्यों एमिट हो रहे हैं, वाई ई 0-1 एंड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो एमिट्स। इसका आंसर भी लेटर में दूंगा, मैं अभी दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा इसकी डिके इक्वेशन की बात करते हैं, फिर उसके बाद आपको आंसर दे दूंगा। तो बात क्या है जी, डिके इक्वेशन। इसकी डिके इक्वेशन क्या होगी वो देख लें। डिके इक्वेशन बच्चों, डिके इक्वेशन आसान है, ठीक है। जिस तरह आपने अल्फा डिके के लिए भी डिके इक्वेशन की बात की थी, यहाँ पे बीटा डिके पढ़ रहे हैं तो इसमें भी क्या करेंगे, डिके इक्वेशन की बात ज़रूर करेंगे। तो डिके इक्वेशन आसान सी है जी। कैसे आसान है, आसान इन द सेंस, मान ले एक है पेरेंट न्यूक्लियाई जिसमें मेस नंबर ए जेड एटॉमिक नंबर है या एल चार्ज नंबर, ये डिके होगा तो इसके मेस नंबर में यानी डाटर न्यूक्लियाई तो बनना है, मेस में जो है ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एटॉमिक नंबर में एक ज्यादती होगी, मतलब एक बढ़ेगा एटॉमिक नंबर, प्लस इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, प्लस एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा, प्लस एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा, सही। एनर्जी भी रिलीज होती है, लिख सकते हो, प्लस एनर्जी भी रिलीज होगी। अब ये एनर्जी रिलीज होती है, ये कैलकुलेट करने के लिए आपकी बुक में दूसरा न्यूमेरिकल मैंने कहा था दिया हुआ, वो इससे होगा, ये एनर्जी रिलीज की बात कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज इसमें होगी, जाहिर सी बात है। अब यहाँ एक चीज़ समझनी है बच्चों, वो ये कि इस डिके इक्वेशन के अंदर फिर से सवाल उठेगा, ये वाली चीज़ें क्यों एमिट हुई है, ये वाली चीज़ें क्यों निकल रही है, तो ये इस आंसर हम करेंगे। अब देखो पहले तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का बताना था, अब देखो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो को बताना है आपने, मैंने बताने, आपने नहीं बताना, मैंने बताना है आपको क्यों एमिट हो रहे हैं। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इससे उधर कन्वर्ट हो गया, ये इससे ये बन गया, यानी कि डाटर पेरेंट न्यूक्लियाई से डाटर न्यूक्लियाई बन गया। लेकिन इसकी एक एग्जाम्पल देखें, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ये क्यों एमिट हो रहे हैं। एग्जाम्पल देखें कि एग्जाम्पल क्या हो सकती है बच्चों, मान ले मैंने एग्जाम्पल दे रखी है आपको, जो कार्बन 12 वाली एग्जाम्पल है, कार्बन 14 वाली शुरू में मैंने कहा था, और ये क्या है जी, कार्बन 14 और ये 6 है, और इससे इमिट होगा क्या, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मेस नंबर में तो कोई चेंज नहीं आता। अब यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑफ मेस, क्यों नहीं होता, ये बात पता होनी चाहिए आपको। मेस में कोई इफेक्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता ये बात मैं बताता हूँ, मेस में क्यों नहीं चेंज आता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई मेस नॉट चेंज ड्यूरिंग बीटा नेगेटिव डीके या बीटा पॉजिटिव या बीटा डीके में। इसलिए नहीं होता बच्चों क्योंकि न्यूट्रॉन ने कन्वर्ट होना होता है प्रोटॉन में। मैंने कहा था मेस नंबर दो चीज़ों से बनता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब देखो इसने ये रूप बदल दिया, शक्ल बदल के न्यूट्रॉन प्रोटॉन चला गया। इन दोनों के मान ले कहीं पे दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है, तो मेस नंबर कितना होगा बच्चों, 4। अब एक न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन गया है, या एक प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन गया, चलो यानी प्रोटॉन फिर 3 हो जाएंगे, 3 प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है तो न्यूट्रॉन तो एक कम हो जाएगा, न्यूट्रॉन तो एक कम हो जाएगा, तो फिर भी तो मेस कितना रहेगा, 4। इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, मेस will not affect because mass is the sum of proton and neutron। सही है, यहां से mass सेम नहीं होगा। अब चार्ज तो एक बढ़ना था, +1 होना था, तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 कितना होता है, 7, प्लस यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों, साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, प्लस चार्ज वगैरह निकलेगा, एनर्जी निकलेगी। अब आपको ये पता है ना ये क्यों डीके इसमें हुआ, मैंने शुरू में बताया था
शुरू में बताया था कि क्यों डिके हो गया, क्योंकि ये अपने n/p रेशो को क्या करना चाह रहा था, कम करना चाह रहा था, डिके करना चाह रहा था। ये मैंने वहां पे इसकी n/p रेशो आप निकाल सकते हो, ठीक है। जिसको अभी आए बीच में से आके आगे ये पढ़ने के लिए, तो आपके लिए क्या रहेगा, मुश्किल। तो शुरू में मैंने बताया n/p रेशो इसकी शुरू में थी 1.61, बाद में ये n/p रेशो कितनी बनाता है 1, तो ये स्टेबिलिटी लाइन की तरफ जाता है, स्टेबिलिटी लाइन की तरफ जाता है, इसलिए यही डिके होता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, शुरू में जाओ, अगर यहाँ बीच में कूद पड़े हो तो। अब देखो यहाँ पे ज्यादा होती है n/p रेशो, यहाँ पे ज्यादा होती है, इसको कम करके ये यहाँ नीचे आना चाहेगा। 1 जहाँ पे होता है ना, 1 वाली चीजें ऊपर वाली ऊपर होती है, और यहाँ पे हमने कहा था n/p अगर ज्यादा कर दे तो ये वापस ऊपर जाए, कोई n/p कम करके नीचे आके स्टेबल होता है, ठीक। अपनी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो को मेंटेन करना होता है, यानी कि इसको कहते हैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो बैलेंस करना। तो ये किसने क्या किया, बैलेंस कर दिया न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, इसलिए ये ऐसे हो गया, इसलिए ये डिके हुआ, ठीक है जी। ये न्यूट्रॉन कार्बन नाइट्रोजन में डिके हुआ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब ये आंसर, वाई इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एमिट इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। यहां से एक बात समझ आ रही होगी, वही बात मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेनेशन में दे जाता हूं। क्या बात समझ आ रही है इधर से? कुछ भी नहीं समझ आ रहा है सर, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। इलेक्ट्रॉन बेसिकली एमिट होना इसलिए चाहता है कि चार्ज को कंजर्व करता है। यस। अब देखो एक बात यहां से डिटेलिंग में मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन वाई आंसर है वाई इलेक्ट्रॉन इमिट्स। अब इलेक्ट्रॉन का मास 0 है, चार्ज नीचे वाला है, ठीक है जी। इसका हम आंसर करने वाले हैं। देखो बच्चों इस तरह होता है कि अगर न्यूक्लियर डिके का प्रोसेस हो रहा होता है, क्या मैं कह रहा हूं, न्यूक्लियर डिके का प्रोसेस हो रहा होता है, उस वक्त न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, ये मैंने कहा आपके बुक में भी लिखा हुआ है। तो न्यूट्रॉन का मास नंबर तो होता है 1, एटॉमिक नंबर चार्ज नंबर 0 होता है। ऊपर 1 लिखूंगा ना, ऊपर मास होता है, नीचे चार्ज 0 होता है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, ये तो कहते हैं न्यूट्रल होता है। अब ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन के पास तो मास भी होता है, चार्ज भी होता है, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास एक ही चार्ज होगा, क्योंकि वो खुद वो चार्ज भी बना रहा होगा और मास भी बना रहा होगा, समझ रहे, इसलिए ऊपर नीचे 1 1 लिखा। और इधर इमिट होना है इलेक्ट्रॉन ने 0 -1, यस 0 -1। तो ये क्यों इमिट हो रहा है? अब इसकी बात नहीं कर रहे हैं एंटी न्यूट्रिनो की, ये इसका कोई और रोल है, किसी और चीज को कंजर्व कर रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो बच्चों, इस तरफ चार्ज कितना है, 0 है, तो इस तरफ भी चार्ज 0 आना चाहिए, ये चार्ज फिर ये चार्ज, ये +1 -1, तो 0 = 0, तो मतलब चार्ज कंजर्व करवाता है। इलेक्ट्रॉन इमिट्स वाई बिकॉज इट कंजर्व चार्ज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो एक बात पता चली कि ये क्या करता है, इट कंजर्व चार्ज। नेक्स्ट बात क्या कर सकते हैं, और भी ये चीजें करते हैं, और ये क्यों क्रिएट हुआ, ये भी एक बात है। देखो बना कैसे, पार्टिकल अब है ही नहीं, न्यूक्लियस के अंदर है ही नहीं, व्हाई इट एमिट्स, ये भी पूछ सकते हैं। इज इलेक्ट्रॉन इज नॉट इनसाइड अ न्यूक्लियस, व्हाई इलेक्ट्रॉन इमिट इन ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो बात जानो, जैसे कि आप क्या करते हो कि कोई इलेक्ट्रॉन हो बच्चों, मैंने ये नोट्स में डिस्कस पहले किया था लेकिन यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई इलेक्ट्रॉन है अपने हाई शेल से लो शेल में आना चाहता है, हाई शेल से लो शेल में आना चाहता है, तो वो अपने में से एक फोटॉन एमिट कर देता है। तो आप पूछ सकते हो ये फोटॉन कहाँ से आया, फोटॉन कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन तो वही नीचे आया, अपनी एनर्जी, वो एनर्जी जो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस है, वो जितने एनर्जी डिफरेंस है वो रिलीज कर देता है फोटॉन की शक्ल में। तो यहाँ पे ये फोटॉन एक पार्टिकल समझा जाता है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में। तो फोटॉन कैसे आ गया, फोटॉन कैसे एमिट हुआ, फोटॉन क्रिएट हुआ जस्ट लाइक कंजर्व करने के लिए, वहां पे कंजर्वेशन के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ यहाँ पे ताकि चार्ज को कंजर्व रखें, ठीक है जी। इट क्रिएटेड जस्ट लाइक फोटॉन, क्यों क्रिएट हुआ, इट क्रिएटेड जस्ट लाइक फोटॉन क्रिएट व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट, इसको ट्रांजिट बोलते हैं, ऊपर से नीचे आने को, ट्रांजिट फ्रॉम, लिखो आगे,
ट्रांजिट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। सही है, एक ये लिख सकते हो बात। नेक्स्ट बात लिखो, इट बैलेंस, ये बैलेंस कर देता है इससे, जैसे यहाँ पे बैलेंस कर रहा था, ये डिके होके अपनी रेशो को कम करके बैलेंस हो रहा था, एनपी रेशो बैलेंस हो रही थी, एनपी रेशो 1 बना रहा था, तो ये बैलेंस लाइन है ना, स्टेबिलिटी लाइन बैलेंस लाइन एक तरह से, यानी कि एनपी रेशो को बैलेंस करता है। इट बैलेंस एन बाई पी रेशो, एन टू पी रेशो भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये इमिट हो रहा है। समझ आ गई? अभी तक काफ़ी चीज़ें समझ आ रही होगी। ठीक है सर, नेक्स्ट आ जाए, एंटी न्यूट्रिनो क्यों इमिट हुआ? ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। क्या मैं कह रहा हूँ, एंटी न्यूट्रिनो क्यों इमिट हुआ, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो हम उसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालते हैं। एंटी न्यूट्रिनो का काम क्या था? बस आसान है इसका काम भी बच्चों, इसका काम है एनर्जी को कंजर्व करना और स्पिन को भी कंजर्व करना, न्यूक्लियर स्पिन वगैरह को। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वाई, यहाँ तो समझ आ गई, वाई एंटी न्यूट्रिनो एमिट, यानी कि एंटी न्यूट्रिनो एमिट्स क्यों होता है। अब एंटी न्यूट्रिनो एनर्जी को कंजर्व करता है। कैसे एनर्जी कंजर्व होती है अल्फा डिके के अंदर, बीटा डिके के अंदर, ये सब हम डिस्कस नीचे, एनर्जी ऑफ अल्फा एंड बीटा डिके नीचे आएगा, उसके अंदर हम ये करेंगे। तो यहाँ पे मैं जस्ट ये लिखता हूँ, इट एमिट्स टू कंजर्व। क्या करता है ये? एमिट्स टू कंजर्व बच्चों, कंजर्व चार्ज एंड एनर्जी, ना एनर्जी एंड स्पिन मोमेंटम, स्पिन को कंजर्व करता है ये, इसलिए ये एमिट होता है। ठीक है जी, तो एमिट होना ज़रूरी होता है, बैलेंस होनी चाहिए चीज़ें, इसलिए ये एमिट होता है। ठीक है जी, ये डिटेल में हम डिस्कस नीचे करेंगे, इतना वो नहीं है, तो चीज़ें समझ आए, वरना ये टॉपिक बहुत डेप्थ है, जाएँ तो इसके अंदर तो इतना डेप्थ में नहीं जाए, बस जहाँ तक हमें हमारी समझ आती है और बोलते हैं यार सही है, समझ आ गई, तो वहाँ तक अब चले जाए। तो अब बात करते हैं बीटा नेगेटिव डिके। आसान सा है, बीटा नेगेटिव तो हो गया, बीटा पॉजिटिव डिके, बीटा प्लस डिके कहा जाता है ना, ये उसी तरह ही है, टेंशन मत ले। इट इज अ एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन होता है। क्या है? इट इज एमिशन ऑफ बच्चों पॉजिट्रॉन फ्रॉम ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिके, ये लिखो ड्यूरिंग बीटा डिके। तो ये होता है। अब ये क्यों निकला, यही बात आती है, इसका भी आंसर आगे करेंगे। अब ये मैंने ऐसे लिखा है पॉजिट्रॉन को, इसका मतलब क्या होता है, इसका भी मैस क्या होगा बच्चों? 0 होगा। अब दूसरी बात मैंने ये करनी है एंटी न्यूट्रिनो की, तो एंटी न्यूट्रिनो की बुक में भी लिखा हुआ है कि ये मैस लेस होता है, इसका कोई मैस नहीं है, और ये चार्ज भी लेस होता है। चार्ज लेस का मतलब है न्यूट्रल होगा, चार्ज लेस का मतलब क्या होगा? न्यूट्रल। ये बात भी करनी थी, कुछ बातें बाद में याद आती है यार। तो इसमें मैस कितना होगा बच्चों? मैस जो है वो होगा आपके पास 0, चार्ज जो होगा वो होगा +1। सही है। अब एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ये अलग चीज़ है। ठीक है जी, ये अलग चीज़ है। अच्छा, एंटी पार्टिकल के साथ भी इसको मिक्सअप नहीं करना, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, तो इसीलिए तो पार्टिकल फिजिक्स में आए पढ़ने के लिए। तो ये होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग बीटा प्लस डीके क्या होता है, जब बीटा प्लस डीके हो रहा होता है उस वक्त बच्चों, उस वक्त पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। अब प्रोटॉन ने जाना है किस में कन्वर्ट होना है? न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन में, अब फिर मैं इसमें चेंज नहीं आएगा। प्लस क्या निकलेगा? एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो निकलेगा, प्लस पॉजिट्रॉन निकलेगा, और प्लस एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। न्यूट्रिनो, ये खाली ऊपर वो लाइन नहीं लगाते हैं तो ये न्यूट्रिनो बनता है। क्या बनता है? न्यूट्रिनो की स्पेलिंग क्या है यार? न्यूट्रिनो, ऐसे। सही। अब डिके इक्वेशन की बात करते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि क्यों कंजर्व होता है। डिके इक्वेशन क्या होगी, इसकी डिके इक्वेशन क्या होगी? आसान चीज़ें हैं जी, सब कुछ आसान है। डिके इक्वेशन क्या होगी आप पीछे समझ चुके हो टाइम लगा के, तो लेकिन आगे से आपका जो काम है वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। पीछे अगर नहीं समझ आता, आगे कन्फ्यूजन थी, अभी दिमाग खुल गया होगा आपका काफ़ी सारा इस चीज़ को लेके। यस सर। डिके इक्वेशन क्या है? डिके इक्वेशन क्या होगी बताओ जी? डिके इक्वेशन क्या हो सकती है? मैं इसको ए लिखाऊं, इसको जेड लिखूं, अब मैं इसमें एक डिक्रीमेंट है, कम आ जाए, कमी आ जाएगी। क्यों कमी आएगी वो भी बताऊंगा, आपको खुद अंदाज़ा हो भी जाना चाहिए, इतना माइंड अब आपका हो चुका है। क्योंकि प्रोटॉन चला जा रहा है न्यूट्रॉन में, तो मैं एटॉमिक नंबर कम होगा,
मेस नंबर तो इफेक्ट नहीं होगा, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब प्रोटॉन चला गया न्यूट्रॉन में, तो मतलब न्यूट्रॉन से ही तो एटॉमिक नंबर बनता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ही एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हो, तो एटॉमिक नंबर में एक कमी आ जाए क्योंकि प्रोटॉन एक चला गया, सही है। प्लस यहाँ पे बच्चों पॉजिट्रॉन एमिट होगा, ये आप जान चुके हो, प्लस न्यूट्रिनो होगा, प्लस चार्ज एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी रिलीज आप न्यूमेरिकल में फाइंड करते हो, आगे जाके फाइंड कर लेना। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं तो उससे ये चीज़ समझ अच्छे से आने वाली। तो एग्जाम्पल बच्चों इसकी क्या है, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास क्या, नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन के भी आइसोटोप हो सकते हैं क्या, यस, 12 और 7 12। तो ये डिके होके कार्बन चला जाता है, यानी कि कार्बन 12 हो जाता है, और ये साथ में एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो एमिट करता है, न्यूट्रिनो नहीं है, न्यूट्रिनो करेगा और साथ में पॉजिट्रॉन भी करेगा, न्यूट्रिनो और प्लस ही रिलीज करेगा। अब यहाँ ये चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्यों ये निकल रहा है इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, वाई वाई वाई, इस वाई का आंसर दूंगा भैया, टेंशन मत लो। लेकिन उससे पहले ये डिके क्यों हुआ, नाइट्रोजन का ये आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसलिए तो डिके होना है। तो फिर वही बात है, ये अपनी रेशो को लेके परेशान है, जी रेशो को लेके परेशानी है इसको कि मैंने अपनी रेशो को किसी तरह से कम ज़्यादा करना है। तो देखते हैं आइए इसके अंदर जाके ये अपने रेशो को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। सही है सर, रेशो को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, ये चीज़ देखते हैं। तो फिर हम जाएंगे उसकी तरफ, क्यों एमिट हो रहे हैं, रेशो को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, ये देखते हैं। तो रेशो को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, ये देखते हैं। तो या नाइट्रोजन है जी, नाइट्रोजन क्या है, 17 नहीं 12 है, और नीचे 7 है। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ 6 है, प्रोटॉन बताओ तो 7 है। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो यानी 6/7, तो इससे क्या आएगा 0.85, चेक कर सकते हो 0.85 आएगा, डिवाइड कर लेना। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, कार्बन 12, तो इसकी तो 1 होगी, आप पहले भी कर चुके हो। न्यूट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है, तो n/p कितना आएगा 6/6 आएगा, इससे कितना आएगा 1। तो ये बढ़ा रहा है अपनी उसको रेशो को। यहाँ पे आ जाओ, तो ये यहाँ नीचे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे होगा, ये स्टेबिलिटी 1 की तरफ जाना चाहता है, तो n/p को ये इंक्रीज करेगा, तो ये बीटा प्लस डीके को शो कर रहा है। तो इधर वाले जो एटम होंगे वो बीटा प्लस डीके करेंगे, वो अपनी रेशो को बढ़ा देंगे। समझ गए हो कि नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई, ये क्यों हुआ ये भी समझ आए। तो चेक करना होता है इस तरह, शुरू में बता चुका हूँ, अभी ज़्यादा नहीं बताऊँगा। अब ये क्यों एमिट हो गए, सबसे पहले वाई दिस पॉजिट्रॉन एमिट्स, वही रीजन से आपके पास वाई पॉजिट्रॉन्स एमिट, क्योंकि ड्यूरिंग बीटा पॉजिटिव डीके में प्रोटॉन कन्वर्ट होता है बच्चों, किस में, प्रोटॉन विल कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन का 1 रहता है, क्या चीज 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1, मेस नंबर 1, तो इसका क्या होगा 10 होगा, इसका मेस नंबर तो होता है। प्लस अब देखो इसने चार्ज को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए ये 0 + 1 पॉजिट्रॉन आएगा। अब एंटी न्यूट्रिनो कब आएगा ये हम बात करेंगे। अब यहाँ पे आओ, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ 1 है तो इस तरफ 0 + 1, तो कितना हो रहा है 1 = 1, तो मतलब चार्ज कंजर्व कर रहा है। टू कंजर्व चार्ज, ये बात लिख दो दोनों के साथ, कंजर्व चार्ज पिछले वाले के साथ भी लिखा, और बैलेंस कर देता है, ये भी बैलेंस क्या करता है n/p रेशो बैलेंस कर देता है, और ये एमिट हो गया जस्ट लाइक न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वो कर देना। आज समझ आ गई सर, समझ आ गई, लाइक हो गए आप, लाइक हो गए। वाई पॉजिट्रॉन एमिट्स, ये हो गया। वाई एक और चीज थी जी, वाई एंड न्यूट्रिनो एमिट, न्यूट्रिनो क्यों एमिट हो रहा है ये इसके ऊपर बात करते हैं या रोशनी डालते हैं। ये एमिट क्यों हो रहा है शहजादे, बोलो ये एमिट क्यों हो रहा है, ये आंसर दे सकते हैं, यस ये दे सकते हैं। ये टू कंजर्व एनर्जी, अब ये बात करेंगे हम एनर्जी वाले उसमें, टू कंजर्व एनर्जी एंड स्पिन, एनर्जी और स्पिन को कंजर्व करने के लिए ये एमिट होता है, ठीक है, कुछ कंजर्व करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया अच्छा सा। तो आपकी बुक के एमसीक्यूज अभी ऐसे हलवा हो जाएंगे आपके लिए, देखते हैं, आ जाएं। तो चलें अब देखें, आपकी बुक वाली चीज़ें हैं तो बड़ी इजी हैं, तो टेंशन मत लें। तो बुक के अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐड करेंगे, अभी काफ़ी लेंथी बनी है। तो यहाँ देखें, वाई डज बीटा डिके लेड टू इंक्रीज एटॉमिक नंबर, बीटा डिके के अंदर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, कब होता था, जब उसके अंदर से
न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। जब क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो बीटा नेगेटिव डीके के अंदर होता है। क्यों होता है बोलता है, वाइल बीटा पॉजिटिव डीके में एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये लिखोगे बीटा नेगेटिव डीके में इसलिए होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। नीचे रिएक्शन लिख दोगे आपका आंसर हो गया। अंग्रेजी थोड़ी जाड़नी है, पीछे इतना नॉलेज आ गया, अभी आपसे बड़ी इंग्लिश कोई नहीं बना सकता। नीचे इसमें आ जाओ, बीटा प्लस डीके, इसमें आपने प्रोटॉन को कन्वर्ट कर देना है न्यूट्रॉन में। ये रिएक्शन लिख दो जो हमने पढ़ा है बीच में, तो वो लिख के अंग्रेजी लिख देना, ठोक देना। तो इजी क्या है, कंसेप्ट को आपने गेन कर रखा है। हाउ ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर रेलिवेंट टू एनर्जी रिलीज। तो कैसे रेलिवेंट है एनर्जी रिलीज के लिए, तो ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, क्यू वैल्यू हमने निकाली थी, ये फार्मूला था ना, एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम एल्फा बाहर 931। ये इक्वेशन ड्राइव करके इसको मुंह पे मार देना, आंसर हो गया आपका। सही है, रेलिवेंट है ना, उधर एनर्जी फाइंड करते हैं, डिसइंटीग्रेटेड एनर्जी निकालने के लिए काम आती है, ये बोल दें। तो अब बुक के एमसीक्यूज है, देखो कितने वो एमसीक्यूज दिए हैं, तो इंशाल्लाह हम इससे टफ एमसीक्यूज करेंगे, थोड़े से हाई लेवल के। तो ये आंसर आप खुद कोई कर सकते हो। न्यूक्लियस एक्सचेंज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियन एक्सचेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इफ न्यूक्लियस इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल एमिट किया, व्हाट हैपन टू जेड नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम, डिक्रीज बाय 1, डिक्रीज बाय 2, रिमेन 7, डिक्रीज बाय 2। इस ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है इनके, ठीक है। अगर इसने बोला था वहाँ न्यूक्लियस मेस नंबर बोला है, न्यूक्लियस नंबर करके मेस, तो फिर इधर डिक्रीज बाय 4 कहीं लिखना चाहिए था, ऑप्शन नहीं लिखा है, ठीक है। तो अब अगर उसमें हो तो फिर इस तरह कर देना। काफ़ी मिस्टेक्स आती है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। चार्ज एक्सचेंज ड्यूरिंग बीटा नेगेटिव डीके, चार्ज ने एक्सचेंज हुआ बीटा नेगेटिव डीके के अंदर। ए न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म, न्यूट्रॉन ट्रांसफर हुआ किसमें, इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में होता है तो क्या एमिट करता है, अल्फा पार्टिकल करता है, लेकिन कौन सा करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है जी। एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल 2 तरह के हो सकते हैं, ये भी एमसीक्यू आ सकता है, बीटा पार्टिकल कितने तरह के, तो वो भी आप बता देना। यानी कि प्रोटॉन एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो व्हाट हैपन टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज को क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। टोटल चार्ज मतलब मैस नंबर है वो रिमेन सेम रहेगा। तो उम्मीद करते हैं जी समझ आ गया है आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कमेंट्स में बताएं कैसी लगी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।